कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे उत्तक कहते हैं। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है। फिर उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। नहीं, ये गलत है। फिर पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में ही उत्तक पाया जाता है। हाँ, पादप और जंतु दोनों में उत्तक पाया जाता है, यानी 1 और 3 सही है। पौधा तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के उत्तकों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि पौधा में कोई गति प्रकलन नहीं होती, जबकि जंतु एक दूसरे को स्थान की ओर विचलित करती है। फिर पौधा में वृद्धि कुछ स्रोतों में ही समाप्त रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप से होती रहती है। फिर जंतु तथा पौधा के अंतर्गत बनावट पूर्णतः एक दूसरे के भिन्न होता है, यानी उपयुक्त सब है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो मेयर किया था। मेयर एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? तो विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। टिश्यू, उत्तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। फिर कुछ उत्तकों में विभिन्न प्रकार की आकार एवं बनावट की कोशिका होती है। तो एक ही प्रकार की विशेषता भी पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की बनावट की कोशिका भी होती है, यानी उपयुक्त 1 और 2 दोनों सही। फिर पादप में विभोजितकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो है सही है। तो इन उत्तकों की कोशिका के विभाजन के कारण जो है पादप में वृद्धि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा के विभोजितकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही, यह जीवित कोशिका का बना उत्तक होता है, इसमें जो है विभाजन की क्षमता होती है, ये सही है। फिर इस उत्तक की कोशिका की राजधानी बहुत बड़ी होती है। इस उत्तक की कोशिका की राजधानी जो है बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है, ये गलत है। फिर इसके कोशिका का केंद्रक जो है बड़े बड़े होते हैं, इसके कोशिका केंद्रक बड़े बड़े होती है, ठीक है। इसके कोशिका में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, ये भी ठीक है। शीर्ष अस्त विभोजक उत्तरदायी होती है तो लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्ष अर्थ यानी कि लंबाई में वृद्धि के लिए। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, वह जो है क्या है? प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, लंबाई में वृद्धि के लिए। फिर वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो लंबाई में वृद्धि यानी कि शीर्ष विभोजित की उत्तक, याद रखिए, शीर्ष विभोजित की उत्तक, ठीक। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्ब्रियम एक वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्ब्रियम उदाहरण है। वृक्ष की छाल के नीचे एक कैम्ब्रियम जो है किसका उदाहरण है? कैम्ब्रियम अगर बोलेगा तो पार्श्व विभोजकी उत्तक का। फिर वह उत्तक जो द्वितीय
द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो वो भी कौन है? तो क्रैम्बियम है, क्रैम्बियम। किस पौधा के तने के घेरों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? किसी पौधा के घेरों को बढ़ाने के लिए, तना के घेरों को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक जो है उत्तरदायी होता है? तो पार्श्व विभोजकी उत्तक जो है उत्तरदायी होता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे बोल रहा है कि पौधा के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो पौधा के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, नहीं होती, सही में नहीं होती है। फिर विभोजकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधा में अस्थायी उत्तक बना होता है, यानी उपयुक्त 1 और 2 दोनों सही। फिर एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसमें नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? तो इसमें क्रैम्बियम जो है नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभोजकी कहते हैं? क्योंकि यह पौधा के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं, यानी कि शीर्ष विभोजकी उत्तक और अंतःवेशी विभोजकी उत्तक, यानी अंतःवेशी विभोजकी उत्तक जो है शीर्ष विभोजकी उत्तक को ही कहा जाता है, यानी ए और सी दोनों। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभोजकी कहते हैं? क्योंकि यह जो है ना पौधा के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो शीर्ष विभोजकी उत्तक उसी को कहा जाता है अंतःविवेशी विभोजकी उत्तक, यानी ए और सी दोनों। संवहन उत्तक का निर्माण किस विभोजकी उत्तक द्वारा होता है? किस विभोजकी उत्तक द्वारा होता है? संवहन उत्तक का निर्माण जो है किस विभोजकी द्वारा होता है? संवहन का निर्माण पार्श्व विभोजकी उत्तक द्वारा होता है। मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक है? मृदु उत्तक जो है मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक है? तो मृदु उत्तक सरल उत्तक है। मृदु उत्तक सरल उत्तक है। निम्नलिखित में से किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है? जीवित कोशिका किस में पाई जाती है? तो जीवित कोशिका जो है मृदु उत्तक में और जीवित कोशिका जो है ना मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में पाया जाता है। मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में जीवित कोशिका पाया जाता है। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो मृदु उत्तक का अगर मुख्य कार्य जो है, मृदु उत्तक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का संवहन करना। वायु तक किन पौधा में पाया जाता है? वायु तक जो है किन पौधा में पाया जाता है? तो वायु तक हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। वायु तक किस में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। फिर जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है? जो जल में तैरता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो जल में तैरता है वायु तक के कारण, यानी जलोदभिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है? तो वायु तक के कारण। फिर वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है और भित्ति सेलुलोज या प्रेक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिगरन अस्तूल मिलते हैं। कौन सी है? तो वो है कोलेनोकाइमा है। वो कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिका जीवित होती है
और भित्ति सेलुलोज तथा पेक्टिटोन की बनी होती है और कोनों पर अलिगिनन स्थूल मिलते हैं तो कोलेनोकाइमा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक केवल तरुण पौधा में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? तरुण पौधा में पाया जाता है और बड़े बड़े वृक्षों में नहीं, तो स्थूल कोण ऊतक। शाकीय द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधा जैसे सूरजमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ प्रदान करने वाली ऊतक जो है, लचीलापन और दृढ़ प्रदान करने वाली ऊतक कौन सी है? तो स्थूल कोण ऊतक। कौन सी है? स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित होता है? नहीं होता है, जड़ में उपस्थित नहीं होता है, तो नहीं होगा जड़ में, जड़ में नहीं होगा, तो स्थूल कोण ऊतक जो है जड़ में नहीं होगा। फिर निम्नलिखित में से किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्नन के कारण मोटी हो जाती है? लिग्नन के कारण जो है मोटी हो जाती है, तो मोटी हो जाती है दृढ़ ऊतक का जो है लिग्नन के कारण मोटी हो जाती है, मोटी। पौधा के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जाते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नियमितता के कारण जो है इसकी बहुलता को माना जाता है, माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? तो दृढ़तम ऊतक माना जा सकता है, दृढ़तम। रेशे उत्पन्न करने वाली पौधा जैसे पटुआ में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रेशे उत्पन्न करने वाली पौधा जैसे पटुआ हो गया, उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? प्रचुर होता है। कौन सा ऊतक प्रचुर होता है? तो भी दृढ़ ऊतक जो है प्रचुर होता है, दृढ़ ऊतक। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के कारण तैयार होता है? फलों और बीजों का भी कठोर आवरण जो है वो भी दृढ़ ऊतक के कारण जो है तैयार होता है, दृढ़ ऊतक। सुमेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुमेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कोर्क कोशिका में, कोर्क कोशिका में जमा रहता है, कोर्क कोशिका में। फिर व्यापारिक कोर्क किससे प्राप्त होता है? व्यापारिक रूप से कोर्क जो है किससे प्राप्त होता है? तो कोर्क जो है कोर्क क्रैम्बियम से प्राप्त होता है, कोर्क क्रैम्बियम से प्राप्त होता है। फिर वाणिज्यिक मूल्य वाला कोर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कोर्क जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये होगा कार्वेकर्स सुबेर से, कार्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। मृदु ऊतक की कोशिका होती है। मृदु ऊतक की कोशिका कैसी होती है? तो मृदु ऊतक की कोशिका जो है गोलाकार होती है, मृदु ऊतक की कोशिका गोलाकार होती है। फिर दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो ये मृदु ऊतक कोशिका से निर्मित होती है, या मृदु ऊतक कोशिका से निर्मित होती है। फिर निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है? अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है, तो विभोजकी और दृढ़ ऊतक दोनों में नहीं पाया जाता है। विभोजकी और दृढ़ ऊतक जो है दोनों में नहीं पाया जाता है। पौधा से प्राप्त होने वाला कोर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं पाया जाता है? तो पौधा से प्राप्त होने वाला कोर्क जो है उसमें यह विद्युत रोधी और ऊष्मा रोधी होता है। तो विद्युत रोधी और ऊष्मा रोधी होता है। इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य पाए जाते हैं, जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है, तो यही होगा। यानी कि इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य पाए जाते हैं, गलत।
बिलामेन, बिलामेन की आवश्यकता होती है। बिलामेन की आवश्यकता जो होती है वो होती है नमी को अवशोषण के लिए। नमी को अवशोषण के लिए जो है बिलामेन की आवश्यकता होती है। किस प्रकार के जड़ में बिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंज उत्तक पाया जाता है? स्पंज उत्तक पाया जाता है तो ये पाया जाएगा अधिपादप मूल में, अधिपादप मूल में। फिर आर्कटिज में विलोमन उत्तक पाया जाता है। आर्कटिज में विलोमन उत्तक पाया जाता है कहाँ पर? तो मूल में पाया जाता है, मूल में। आर्कटिज में विलोमन उत्तक पाया जाता है मूलों में। फिर पौधा का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को कहते हैं, बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो बाहरी स्तर और छिलका को कहते हैं अधिचम्र कहते हैं, अधिचम्र। फिर शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधा के एपिडर्मस में कौन सी परत होती है जो पौधा में जल हानि को रोकता है? पौधा में जल हानि को रोकता है। क्यूटिकल जो है पौधा में जल हानि को रोकता है, क्यूटिकल। त्वचाजन उत्तक शीर्षस्थ विभोजकी से बना है। यह निम्नलिखित में से किसमें विकसित होता है? तो किसमें विकसित होता है? तो यह विकसित होता है ब्राह त्वचा में जो है विकसित होता है। जिसे त्वचाजन जो है उत्तक शीर्ष स्थल विभोजकी से बना है और यह जो है किसमें विकसित होता है? तो ब्राह त्वचा में विकसित होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तंत्र पौधा के संपूर्ण मध्य भाग में निर्माण करता है? यानी मध्य भाग में निर्माण करता है, ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। कौन करता है? तो ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। रंध्र जो है, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। रंध्र और मूल जो है रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्राह त्वचा में पाए जाते हैं, ब्राह त्वचा में। पौधा के ब्राह त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहा जाता है? पौधा के ब्राह त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहा जाता है? तो नीचे की परत को कॉर्टेक्स कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। फिर पौधा के अंतस्वतः त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? परत को जो है परिरंभ कहा जाता है, परिरंभ। यानी पौधा के अंतस्व त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहा जाता है? परिरंभ कहा जाता है। क्रैम्बियम जो है, क्रैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही, कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है। जैसे यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच रहता है। क्रैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच रहता है, ठीक है ही, लेकिन यह एक बीज पत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाया जाता है। नहीं, क्रैम्बियम जो है दोनों में नहीं पाया जाता है। फिर यह एक या कई परतों में बनी होती है, ठीक है। इसकी कोशिका पतली दीवार वाली आयताकार होती है, ये भी ठीक है, यानी ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा परत जो है भरण या मूल उत्तक तंत्र, भरण या मूल उत्तक तंत्र उसी को कहते हैं ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है। तो ये शामिल कौन कौन है? तो कॉर्टेक्स है, परिरंभ है, मज्जा है और पीच है, पीच। यानी कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा और पीच। पौधा के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य जो है
भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना। भोज्य पदार्थ के निर्माण तथा उसका संग्रह करना। निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है, यानी अजैव पदार्थ का संचयन कौन करता है, तो ये करता है इडियोप्लास्ट। इडियोप्लास्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन अजैव पदार्थ का संचय करता है, इडियोप्लास्ट। इडियोप्लास्ट जो है अजैव पदार्थ का संचय करता है। फिर वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है, क्या कहते हैं, जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंट्रोलर। कंट्रोलर कहा जाता है, कंट्रोलर। जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है, उसे कंट्रोलर कहा जाता है। फिर आर्य संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं, आर्य संवहन बंडल जो है, आर्य संवहन बंडल कहाँ पाया जाता है, तो एक बीजपत्री पौधा के जड़ों में पाया जाता है। आर्य संवहन बंडल कहाँ पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधा के जड़ों में पाया जाता है। पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं, यानी पौधे के स्टील परत में क्या शामिल होते हैं, तो पौधे के स्टील परत में क्या शामिल होते हैं, तो पौधे के स्टील परत में जो है परिरंभ और संवहन का संवहन मूल और मज्जा सब रहता है। परिरंभ, संवहन मूल और मज्जा। फिर एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो एक वृक्ष की आयु का पता जो लगाया जाता है उसके वलयों को गिनकर। फिर वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं। वार्षिक वलय और वृद्धि वलय में जो शामिल होता है, केवल वसंत काठ या केवल शरद काठ, तो दोनों हो जाएगा, यानी वसंत काठ और शरद काठ दोनों। निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, सक्रियता के कारण जो है वृद्धि वलय बनती है, तो ये अंतरंभीय एकदा की। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वर्षीय वलय मिलाते हैं, तो वृक्ष की आयु क्या होगा, यानी 50 गो वार्षिक वलय मिलाते हैं तो वृक्ष की आयु, यानी वृक्ष की आयु जो होगा 50 वर्ष ही होगा, 50 वर्ष। फिर समुद्र किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो है ना अस्पष्ट जलवायुवीय विभिन्नता नहीं होती है, वहाँ स्पष्ट जलवायुवीय विभिन्नता नहीं होती। पुरानी पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग जो है ना मजबूत, घना तथा गहरे कथाई रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है ना उसे हृदय काष्ठ कहा जाता है और ड्यूरोमेन भी कहा जाता है और सारिल भी कहा जाता है। हम लोग देहाती भाषा में उसे साल कहते हैं, साल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। से हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है, रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है। तो और दोनों सही है, ठीक है कि हृदय काष्ठ की सभी कोशिकाएं मृत होती है और रस काष्ठ की कुछ कोशिकाएं जीवित और कुछ कोशिकाएं मृत होती है। बोल रहा है कि यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कुल भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष जो है प्रतिवर्ष 5 इंच की लंबाई से बढ़ता है, तो 5 इंच की लंबाई से बढ़ता है, कितना होगा, तो 7 फीट होगा, 7 फीट। जटिल ऊतक बना होता है, जटिल ऊतक जो है किसका बना होता है,
तो जटिल ऊतक जो बना होता है ना, जटिल ऊतक भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। चालनी नलिका का स्वकोशिका पाई जाती है, चालनी नलिका जो है स्वकोशिका पाई जाती है तो फ्लोएम द्वारा, चालनी नलिका स्वकोशिका पाई जाती है फ्लोएम द्वारा। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण जो है तत्वों पर अगर बात करें टोटल 3 तत्वों से होता है। संवहन ऊतक का निर्माण किस में होता है? संवहन ऊतक का निर्माण अगर बोला जाए तो पार्श्व विभोजिकी ऊतक में होता है। इनमें से कौन जाइलम तत्व नहीं है? जाइलम तत्व नहीं है, जाइलम तत्व नहीं है तो सेविंग ट्यूब जो है जाइलम तत्व नहीं है। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है तो क्रियात्मक केंद्रक के अभाव से। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? खनिज लवण और जल दोनों का परिवहन करता है, कौन है? तो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, ए और बी दोनों, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों। जाइलम का कौन सा तत्व जो है जीवित कोशिका का बना होता है? जीवित कोशिका का बना होता है तो है जाइलम मृत्यु तक जो है जीवित कोशिका का बना होता है। फ्लोएम का कौन सा तत्व जो है मृत्यु कोशिका का बना होता है? फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत्यु कोशिका का बना होता है? फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत्यु कोशिका का बना होता है? तो फ्लोएम का कौन सा तत्व है जो मृत्यु कोशिका का बना होता है? तो वो है ब्रास्ट तंतु जो है मृत्यु कोशिका का बना होता है। फिर फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्य भोज्य पदार्थ का संवहन में भाग लेता है? मुख्य भोज्य पदार्थ का संवहन में भाग लेता है तो मुख्य भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है तो लेगा चिकनी नलिका जो है भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेगा। चिकनी नलिका में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। चिकनी नलिका जो है भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है तो मदद करता है स्वकोशिका से। फिर फ्लोएम का कौन सा जो है तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तो करता है फ्लोएम तंतु करता है। फिर फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टिका पाई जाती है। फ्लोएम ऊतक में अगर चालनी पट्टिका जो पाया जाता है तो वो पाया जाता है दो चालनी नलिका के बीच पाया जाता है। पौधा में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। पौधा में फ्लोएम जो मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वाहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है। पौधा में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। जाइलम जो जिम्मेदार होता है किसका? तो जाइलम जिम्मेदार होता है जल वाहन के लिए। जाइलम जो है जल का वाहन करता है। फिर शाखाओं में पत्तियां किन कारण से झड़ जाती है? तो शाखाओं में पत्तियां जो है किस कारण से झड़ जाती है? तो शाखाओं में पत्तियां जो है कोर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से, जो है शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबाई दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? यानी निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबाई और दूरी के अभिगमन का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था? तो दूरी के अभिगमन और सिद्धांत प्रस्तुत किया था जेसी बोस ने। किसने किया था? तो जेसी बोस ने किया था, जेसी बोस। फिर निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है तो ये कौन कार्य करेगा? उपकला ऊतक, उसी को कहता है इपिथीलियम ऊतक, उपकला ऊतक या इपिथीलियम ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक होता है तो घाव भरने में सहायक कौन होता है? तो उपकला ऊतक या इपिथीलियम ऊतक। फिर या सल्की एपिथेलियम ऊतक, उसी को बोला जाता है।
निम्नलिखित में से फिर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है। लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है। क्यूबाइल इपिथेलियम कौन पाया जाता है? क्यूबाइल इपिथेलियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? तो क्यूबाइल इपिथेलियम। अंगों को विसरण विसरण यानी डिफ्यूजन, श्रावण यानी कि एक्सट्रैक्शन तथा अवशोषण अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक कौन है? विसरण, श्रावण, अवशोषण तीनों में जो है मदद करने वाला ऊतक कौन है? तो तीनों में मदद करने वाला ऊतक है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है किसका? त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है अस्तारित सल्की एपिथेलियम ऊतक। अस्तारित जो है सल्की एपिथेलियम ऊतक, अस्तारित सल्की एपिथेलियम ऊतक। अस्तारित सल्की एपिथेलियम ऊतक। फिर निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम ऊतक कोशिकाओं में रसाकूर तथा सिलिया पाए जाते हैं? रसाकूर और सिलिया दोनों पाया जाता है। रसाकूर और सिलिया दोनों पाया जाता है तो वो है स्तंभकार ऊतक में। स्तंभकार ऊतक में रसाकिलिया और सिलिया दोनों पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे बोल रहा है एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतःकोशिकीय पदार्थ अधिक होती है। अंतःकोशिकीय पदार्थ अधिक होती है। अंतःकोशिकीय पदार्थ अधिक नहीं, कम होता है। तो ये तो गलत हो गया। फिर संयोजी ऊतक में अंतःकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं एक दूसरे के करीब सटी होती है, सटी नहीं होती है। यानी 1 और 2 दोनों गलत है। सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य जो है, सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य है सुरक्षा करना। सुरक्षा करना। फिर पश्चिमाभि एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। पश्चिमाभि एपिथेलियम ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमाभि एपिथेलियम ऊतक जो है ना टेकिया तथा गर्भाशय में पाया जाता है। टेकिया और गर्भाशय में पश्चिमाभि एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक एवं मांसपेशियां अथवा 2 मांसपेशियाओं को जोड़ने का कार्य करता है? यानी 2 मांसपेशियाओं को, निम्नलिखित कौन सा ऊतक जो है मांसपेशियां अथवा यानी मांसपेशियां और मांसपेशियां 2 मांसपेशियां को जोड़ने का कार्य करता है? तो एरिओलर जो है 2 मांसपेशियाओं को जोड़ने का कार्य करता है। मोटापा निम्न में से किसके अधिकता के कारण होता है? तो वसा ऊतक के कारण। वसा ऊतक के कारण। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है तो भी क्या है? तो वसामय ऊतक है। ऊँट का कुबर में जो है वसामय ऊतक होता है। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका में वसा की बूंदें भरी रहती है? वसा की बूंदें भरी रहती है। वसा की बूंदें भरी रहती है किस कोशिका में? तो ये होगा वसा संयोजी ऊतक में। वसा संयोजी ऊतक में। निम्नलिखित में से ऊतक कौन है? ऊतक जो है, ऊतक आमाशय है, यकृत है, रुधिर है या वृक्क है? तो रुधिर होना चाहिए। रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण जो है लसिका जो है ऊतक है। लसिका ऊतक है। फिर निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक क्या है? तो संयोजी ऊतक जो है ना अस्थि भी है, उपास्थि भी है और लिंगामेंट भी है। यानी इनमें सभी है। संयोजी ऊतक कौन कौन है? अस्थि है, उपास्थि है और लिंगामेंट, इनमें सभी है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखता है? कौन जो है एक शरीर को गर्म रखता है? शरीर को तो वही
वसामय ऊतक जो शरीर को गर्म रखता है। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, श्वेत तथा पीला तंतु जो है पाए जाते हैं ये एरिओलर ऊतक में। कॉन्ड्रियन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? कॉन्ड्रियन नामक प्रोटीन जो है उपास्थि में पाया जाता है, कार्टिलेज में। कॉन्ड्रियन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? उपास्थि या कार्टिलेज में। टेंडम का निर्माण होता है, टेंडम का निर्माण जो है, टेंडम का निर्माण श्वेत तंतुमय ऊतक से होता है। टेंडम का निर्माण किस में होता है? तो श्वेत तंतुमय ऊतक से होता है, श्वेत तंतुमय ऊतक से। लिंगामेंट का निर्माण कहाँ होता है? टेंडम का निर्माण तो हो गया श्वेत तंतुमय ऊतक से, और लिंगामेंट का निर्माण जो है, लिंगामेंट का निर्माण हो जाएगा पीला तंतुमय ऊतक से, पीला तंतुमय ऊतक से। श्वेत तंतुमय ऊतक से जो है, श्वेत तंतुमय ऊतक से टेंडम का निर्माण होता था, लिंगामेंट का पीला तंतुमय ऊतक से। फिर टेंडम तथा लिंगामेंट किस प्रकार के ऊतक है? टेंडम और लिंगामेंट दोनों अगर पूछ दे किस प्रकार के ऊतक है, तो ये है संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडम मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जुड़ता है। टेंडम जो है मांसपेशी को अस्थि और, हाँ ठीक है, अब लिंगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। फिर सेब्रेशियस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? सेब्रेशियस ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाता है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। सेब्रियस ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाता है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। फिर लेक्रिमल ग्रंथि अगर बोल देगा आँख में, आंसू में। किस ऊतक के तलवे खूर और सींग बने होते हैं? खूर और सींग, तलवे ये सब बने होते हैं केराटिन का। ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है, ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है अस्थि में, जो है ओस्टियोब्लास्ट रहता है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका कहाँ रहता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट अस्थि में, कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है उपास्थि यानी कार्टिलेज में। मास्ट कोशिका पाई जाती है, मास्ट कोशिका जो है संयोजी ऊतक जो है, मास्ट कोशिका पाई जाती है कहाँ? संयोजी ऊतक में। एरिओलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनी को फैलाने के लिए हिमाटिन स्रावन करता है? हिमाटिन स्रावन करता है, तो हिमाटिन स्रावन करता है कौन? तो मास्ट कोशिका जो है हिमाटिन स्रावन करता है, मास्ट कोशिका। एरिओलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन रुधिर वाहिनियों में फैलने के लिए प्रोटीन जो है हिमास्ट स्रावित करता है? तो मास्ट कोशिका स्रावित करता है। निम्नलिखित में से कौन पीलिहा, यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाता है? पीलिहा में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो जालवत संयोजी ऊतक, जालवत संयोजी ऊतक जो है ना कहाँ कहाँ पाया जाता है? जालवत संयोजी ऊतक पीलिहा, यकृत, अस्थि मज्जा में पाया जाता है जालवत संयोजी ऊतक, जालवत संयोजी ऊतक। मनुष्य में त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तो तलवे की त्वचा सबसे मोटी होती है। इसके बाद मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ होती है? तो पतली जो होगा आँखों के पलक पर जो है सबसे पतली होती है, आँख के पलक पर, और सबसे मोटा होता है तलवे पर। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, किसका कारण जो है? तो वृद्धावस्था में त्वचा में जो झुर्रियाँ पड़ जाती है तो वो है कि चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण जो है झुर्रियाँ पड़ जाती है। फिर नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु जो है, नाभि रज्जु भूर्ण संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु क्या है? भूर्ण संयोजी ऊतक है, भूर्ण संयोजी ऊतक। नाभि रज्जु क्या है? भूर्ण संयोजी ऊतक है। फिर हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हेवर्सियन तंत्र जो है स्तनियों के अस्थि में पाया जाता है, हेवर्सियन तंत्र स्तनियों के अस्थि में पाया जाता है, स्तनियों के अस्थि में पाया जाता है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, हिस्टामिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है किसमें? तो जो भाग लेती है
एलजी प्रक्रियाओं में भाग लेती है। हिस्टामीन एक प्रकार की प्रोटीन है जो भाग लेती है एलजी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है, एलजी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना भाग होता है? कोलेजन फाइबर जो है शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन कितना भाग होता है? तो 1/3 भाग होता है, 1/3 भाग। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन जो है ना, संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन कोलेजन का बना होता है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन कोलेजन का बना होता है। ब्राह्यकर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल जो है, ब्राह्यकर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है, उपास्थि का होता है। ब्राह्यकंकाल में पाए जाने वाला अंतःकंकाल उपास्थि का होता है, कार्टिलेज का। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन है? शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन है? तो जिम्मेदार ऊतक है पेशीय ऊतक। कौन ऊतक है? पेशीय ऊतक। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक क्या है? पेशीय ऊतक। सार्कोप्लाज्म नामक जो है तरल पदार्थ, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ जो है पेशीय ऊतक में पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पेशीय ऊतक में। आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार का ऊतक है? आरेखित और रेखित दोनों जो है मूल रूप से किस प्रकार का ऊतक है? तो पेशीय ऊतक है, पेशीय ऊतक। फिर नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक जो है, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक यह है आरेखित ऊतक। नेत्र के आइरिस में पाया जाने वाला ऊतक कैसा है? आरेखित ऊतक है। इंटरकलेक्टेड डिस्क उपस्थित होता है। इंटरकलेक्टेड डिस्क जो है उपस्थित होता है, यह होता है हृदयिक पेशीय में, हृदयिक पेशीय में इंटरकलेक्टेड डिस्क उपस्थित होता है हृदयिक पेशीय में। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी जो है ऐच्छिक पेशी है? ऐच्छिक पेशी कौन सी है? ऐच्छिक पेशी जो है तो रेखीय पेशी, रेखित पेशी जो है ऐच्छिक पेशी है। रेखिक पेशी ऐच्छिक पेशी है। आहार नाल एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रभाव किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? आहार नाल जो है एक भाग से दूसरे भाग जो पहुंचाता है किस पेशी के कारण? तो यह आरेखित पेशी, आरेखित पेशी के कारण। फिर मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाया जाता है? मायोफाइब्रिल रचना जो है किस ऊतक में पाया जाता है? ये पाया जाता है पेशीय ऊतक में, पेशीय ऊतक में। निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? थकान उत्पन्न नहीं होता है कार्डियक पेशी। कार्डियक पेशी जो है इसमें थकान उत्पन्न नहीं होता है, चलते रहता है कार्डियक पेशी। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है क्या? शरीर के कुल भाग का लगभग 50% भाग जो होता है वह होता है रेखीय पेशी का, रेखीय पेशी का। फिर संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग होता है। संवेदना का चालन जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक जो है किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन का। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अगर कोशिका कौन है? सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है। फिर जन्म के बाद जो है मानव शरीर के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद जो है मानव शरीर के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका, हाँ, तंत्रिका ऊतक में। फिर न्यूरॉन के डेंटाइन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? न्यूरॉन के डेंटाइन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? तो कहलाती है डेंटाइन्स। डेंटाइन जो है डेंटाइन्स कहलाती है, डेंटाइन्स। रेनवियर
के नोट कहाँ पाई जाती है? रेनवियर की नोट जो है कहाँ पाई जाती है? रेनवियर की नोट जो है कहाँ पाई जाती है? तो रेनवियर की नोट जो है तंत्रिका में पाई जाती है, तंत्रिका में। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के जोड़ को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स, जो न्यूरॉन के जोड़ को सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? तो न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार जो होता है, एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंटाइन्स के द्वारा। एक न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंटाइन्स के द्वारा। फिर बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी जो है किससे संबंधित है? तो बायोप्सी जो है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए प्रसिद्ध है। बायोप्सी जो संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए।